आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ऑर्डर 9A ऑफ CPC 9008। इस ऑर्डर के टोटल 5 रूल हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जो एक बात क्लियर करनी ज़रूरी है, वो ये है कि ये ऑर्डर 9A जो है वो बेसिकली प्री ट्रायल प्रोसीडिंग से डील करता है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कुछ ऐसी बातें डिस्कस की गई हैं जो कि रीडर के माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं कि भाई ये सारे एक्शन तो ट्रायल स्टेज पर होते हैं, और ऐसा होता भी है। वजह उसकी ये है कि ये जो ऑर्डर 9A के अंदर जो बातें बताई गई हैं, ये प्रैक्टिकली तौर पर हमारी अदालतों में ये चीज़ें परफॉर्म नहीं हो रही, लेकिन थ्योरी में लिखा हुआ है, तो दैट्स वाई हम लोग को डिस्कस करना पड़ रहा है। वरना प्रैक्टिकल स्टेज पे, क्योंकि प्रैक्टिकल स्टेज पे जो चीज़ें होती हैं ऑर्डर 9A में जो बातें बताई हुई हैं, वो प्रैक्टिकली तौर पर हमारी सिविल अदालतों में वो प्रैक्टिस नहीं है। आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर 9A में बेसिकली चीज़ें डिस्कस की गई हैं कि गवाहों की एग्जामिनेशन की जाएगी, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जाएंगे, जो कि ट्रायल स्टेज के ऊपर होता है। तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि अगर ये सारी चीज़ें ऑर्डर 9A के अंदर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग के अंदर ही हो जाएंगी, तो फिर ट्रायल स्टेज पर क्या होगा। तो उसका यही आंसर है सिंपली कि ऐसा प्रैक्टिकल स्टेज पर मुमकिन नहीं है, अब आजकल हो ही नहीं रहा अदालतों में। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में ऐसा नहीं है, बस थ्योरी में ऐसा लिख दिया गया है कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में एक्शन किए जाएंगे। सो ऑर्डर 9A क्या कहता है, इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सब रूल नंबर 1 डील करता है फिक्सेशन ऑफ इंटरमीडिएट डेट। तो सब रूल 1 स्टेट दैट इस ऑर्डर में टोटल 2 रूल हैं, 5 रूल नहीं है। रूल 1 के बेसिकली सब रूल 5 तक जा रहा है। तो रूल 1 क्या कहता है, इसमें सब रूल 1 क्या कहता है, सब रूल 1 स्टेट दैट आफ्टर द क्लोज ऑफ प्लीडिंग द कोर्ट शैल फिक्स, यानी जैसे ही प्लीडिंग क्लोज होगी। अब प्लीडिंग में प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट दोनों चीज़ें आती हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 6। तो कह रहे हैं कि जैसे ही प्लीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, यानी कि दावा आया, प्लेंट आई, और उसके बाद जवाब दावा आया, यानी रिटन स्टेटमेंट आई, तो प्लीडिंग क्लोज हो गई। उस प्लीडिंग के क्लोज होने के बाद कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसने एक डेट फिक्स करनी है। किन चीज़ों की, इन 3 एक्शंस के लिए उसने एक डेट फिक्स करनी है। नंबर 1 तो ये कि पार्टीज़ की एग्जामिनेशन के लिए ऑर्डर 10 के अंदर उसने एक डेट फिक्स करनी है। इसी तरह फॉर द डिस्कवरी इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है वो उसने, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई दूसरी मटीरियल आइटम्स जो कि केस के फैक्ट से रिलेटेड है साबित होना, उसकी डिस्कवरी इंस्पेक्शन के लिए ऑर्डर 11 के तहत कोर्ट एक डेट फिक्स करेगी। इसी तरह जो ऑर्डर 12 की प्रोसीडिंग है उनके लिए, मतलब एडमिशन वगैरह के लिए, उनके लिए एक डेट जो है वो कोर्ट फिक्स कर देगा। अब ये जो एक्शन है ना, बेसिकली ये इसलिए लॉ में लिखे गए थे, और इसके पीछे प्रूडेंस ये है कि ट्रायल से पहले ही कोर्ट जो है वो बर्डन ख़त्म कर दे। केस का जब ट्रायल स्टार्ट हो, इसने पहले ही एग्जामिनेशन करके रखी हो, पहले ही डॉक्यूमेंट्स मंगा के रखे हों, पहले ही पार्टीज़ की एडमिशन वगैरह यानी 12 की प्रोसीडिंग उसने करके रखी हो, ताकि ट्रायल स्टेज के ऊपर इतना ज़्यादा केस को तोल ना मिले। लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता, और इसके पीछे क्या वजह है। अब अब ये चीज़ जो कि ये तो रूल 1 का सब रूल 1 ऑर्डर 9A का ये तो डिस्कस कर रहा है कि प्लीडिंग के क्लोज होने के बाद कोर्ट ने ऑर्डर 10, 11, 12 की प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए एक डे फिक्स करना है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तौर पर नहीं हो रहा। प्रैक्टिस में हमारी सिविल कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस में ऐसा नहीं किया जा रहा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक जो है वो इसी रूल के सब रूल 2 के अंदर डिस्कस किया गया है। सो लॉजिक जो है इसका कि क्यों प्रैक्टिकली तौर पर जो रूल 1 का ऑर्डर 9A के रूल 1 का सब रूल 1 क्यों नहीं प्रैक्टिकली तौर पर प्रैक्टिस में चल पा रहा, क्यों प्रैक्टिस में इस रूल की ऑब्लिगेशन नहीं रख पाई जा रही। तो उसका लॉजिक जो है वो इसी रूल के सब रूल 2 में बताया गया है। तो सब रूल 2 स्टेट दैट द कोर्ट में ग्रांट अ मैक्सिमम एडजर्नमेंट ऑफ 3 डेज फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच प्रोसीडिंग मेंशन इन सब रूल 1, यानी जो सब रूल 1 के अंदर ये ईच प्रोसीडिंग, मतलब ये जो एग्जामिनेशन विटनेस डिस्कवरी इंस्पेक्शन और ऑर्डर 12 की प्रोसीडिंग है, इनको कंप्लीट करवाने के लिए कोर्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन की एडजर्नमेंट, मतलब तवा कर सकता है, 3 दिन का टाइम पीरियड दे सकता है। मतलब हर प्रोसीडिंग को कंप्लीट होने के लिए 3 दिन का टाइम मिलेगा। तो टोटल ये 3 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम मिल रहा है, 3 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि हर प्रोसीडिंग को मिल रहा है, तो अगर पहली वाली 3 दिन को में और दूसरी 3 में, तीसरी भी 3 में, तो मैक्सिमम 9 दिन का टाइम पीरियड में ये तीनों प्रोसीडिंग जो है वो कोर्ट ने फिक्स कंप्लीट करनी है। तो
अब अगर हम देखें तो सेक्शन 26B ऑफ सीपीसी क्लियरली तौर पर कह देता है कि जैसे ही पार्टीज ने रिटर्न स्टेटमेंट जमा करा दी, दावे के बाद जवाब दावा हो गया, यानी प्लीडिंग क्लोज हो गई, तो उसके बाद कोर्ट की ऑब्लिगेशन है कि उसने रिटर्न स्टेटमेंट की सबमिशन के बाद ही 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेमिंग ऑफ इशू कर लेने हैं, यानी कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है 26B के तहत। अब अगर वो ऑर्डर 9A के रूल 1 के सब रूल 1 के काम करने बैठ जाए, तो इस तरह फिर सब रूल 2 के तहत वो कह रहा है कि मैक्सिमम 3 दिन का टाइम पीरियड हर प्रोसीडिंग कंप्लीट होने लगेगा, यानी कि 9 दिन लग जाएंगे। तो क्या वो 7 दिन के अंदर इशू फ्रेम कर पाएगा? तो इसलिए वो 7 दिन में, जब उसने तो इशू फ्रेम करने होते हैं, दैट्स वाई प्रैक्टिस में ये चीज़ नहीं नज़र आ रही आपको, प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता। ये तमाम काम जो है वो ट्रायल स्टेज पे, जब ट्रायल शुरू हो जाता है, फ्रेमिंग ऑफ इशू हो जाती है, तो उसी टाइम भी सबूत भी लिए जाते हैं, पार्टीज़ की एग्जामिनेशन भी की जाती है। प्रैक्टिस से इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। एंड शेल कीप अ फुल एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दिस प्रोसीडिंग इन फॉर्म 13 अपेंडिक्स सी। और इसके बाद ये जो सारी प्रोसीडिंग इसने कंप्लीट की है, इनका फुल रिकॉर्ड, मुकम्मल और रिकॉर्ड जो है इसने अपेंडिक्स सी के फॉर्मेट 13 में जो फॉर्मेट बताया उसके तहत महफूज रख लेना है। नेक्स्ट, सब रूल 3, इट शैल बी अ ड्यूटी फॉर कोर्ट टू टेक प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 10, 11 एंड 12। यानी कोर्ट की ड्यूटी है कि वो जो कि ऑर्डर 10, 11, 12 के तहत जो प्रोसीडिंग कंडक्ट करा रहा है ना, उस दौरान ही वो सेटिस्फाइड सेल्फ अपने आप को सेटिस्फाई करे कि जो पार्टीज़ हैं, द पार्टीज गो टू द ट्रायल फॉर प्रिसाइज एंड एग्जैक्ट इशू ऑफ लॉ एंड फैक्ट एंड दे आर वेरिनेट विद ईच अदर। मतलब वो अपने आप को ही प्रोसीडिंग करवाते हुए उसने ये सेटिस्फाई करना है कि जिन पार्टी का ट्रायल होने जा रहा है वो एग्जैक्ट उनके दरमियान वाकई जिस फैक्ट एंड इशू लॉ बता रहे हैं उनके ऊपर, उनके मैटर्स के ऊपर उनके दरमियान इख्तलाफ भी है। क्योंकि अगर इख्तलाफ है ही नहीं तो फिर ट्रायल होने की ज़रूरत क्या है? तो दैट्स वाई कह रहे हैं कि इसने ये प्रोसीडिंग कराते हुए अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि वाकई इनके दरमियान इख्तलाफ है, तो दैट्स वाई इन्हें ट्रायल की ज़रूरत है। Rule 4, sub rule 4, while taking proceeding under order 10, 11 and 12, the court having regard to the fact and circumstances of the case shall clearly determine the possibility of alternate dispute resolution method and when so warranted adopt such method in accordance with section 89A। नेक्स्ट में कहा है कि ये प्रोसीडिंग करवाते हुए रेलेवेंट ऑर्डर्स की कोर्ट ने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस देखते हुए ये भी डिटरमाइन करना है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इन पार्टीज़ के दरमियान ADR के थ्रू, यानी आउटसाइड ऑफ द कोर्ट बगैर ट्रायल चलाए मसला सोल्व हो सके इनका, और अगर है हो सकता है तो उसने जो सेक्शन 89A के अंदर जो मेथड बताए गए हैं उसके मेथड के मुताबिक जो है वो ADR का मोड भी अडॉप्ट करना है। और 89A के अंदर हमने बताया कि ADR जो है मेडिएशन, कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन, इन 3 तरीक़ों से हो सकती है। तो उसमें से कोई मोड जो उसे बेहतर लगेगा, अगर पॉसिबिलिटी होगी इन पार्टीज़ के दरमियान ADR से मैटर सोल्व होने की, तो वो कर सकता है। Sub rule 5, the court shall stay the proceeding of the suit for a period which is not more than 30 days when it requires the parties to adopt any of the alternate dispute resolution method। यानी कि जब ADR में मैटर रेफर करेगा ना, पार्टी को कहेगा कि ADR के थ्रू मैटर सोल्व करो, इस टाइम तो उसके पास प्रोसीडिंग चल रही है और उसके पास जो कि अब यहाँ पर ये प्री ट्रायल प्रोसीडिंग से रिलेटेड ऑर्डर है, तो उसके पास प्री ट्रायल की प्रोसीडिंग चल रही है, तो कह रहे कि प्रोसीडिंग को रोक देगा सूट की इस स्टेज पे, और जितने देर के लिए वो रोक सकता है वो 30 डेज़ है। और फिर इन्हें कहेगा पार्टीज़ को कि आप ADR के थ्रू जिस मेथड के भी अपना मैटर सॉल्व करना चाहती हैं कर लो, यानी उन्हें 30 दिन का टाइम पीरियड देगा। सो इससे आपको पता चल गया कि ADR अगर प्री ट्रायल प्रोसीडिंग पर हो रही है तब भी 30 डेज़ का टाइम मिल रहा है, और ऑर्डर 9B में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि तब भी अगर कोर्ट के ट्रायल स्टेज पर भी भेज रही थी तब भी 30 डेज़ का टाइम ही मिल रहा था ADR के थ्रू पार्टीज़ को अपना मेथड सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट इसका रूल 2 है इस ऑर्डर का, जो कि इसके भी 2 रूल हैं आगे। सब रूल 1 स्टेट दैट द प्लेंटिफ शैल फाइल अलॉन्ग विद द, अब ये जो इसका रूल है ना ऑर्डर का, ये तो बिल्कुल ही आजकल प्रैक्टिस में नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन थेरी में लिखा हुआ तो डिस्कस करेंगे। द प्लेंटिफ शैल फाइल अलॉन्ग विद द प्लेंट अ ड्यूली फाइल इन अ केस मैनेजमेंट क्वेश्चन इन फॉर्म 14 अपेंडिक्स सी। यानी कि ये बता रहा है, सब रूल 1 ये कहता है कि जब प्लेंटिफ ने प्लेंट जमा करवानी है तो उस प्लेंट के साथ उसने अपनी जो है एक क्वेश्चंस की क्वेश्चंस लिस्ट भी प्रोवाइड करनी है, और ये क्वेश्चन लिस्ट इस फॉर्मेट में होनी चाहिए जो कि इस अपेंडिक्स सी के 14 में फॉर्मेट बताया हुआ है ना, उस फॉर्म में ये क्वेश्चन की लिस्ट होनी चाहिए। इसी तरह सब रूल 2 भी ये कहता है कि जब डिफेंडर ने अपनी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवानी है तो उसने भी उसके साथ एक क्वेश्चनरी प्रोवाइड करनी है रिटर्न स्टेटमेंट के साथ, और वो अपेंडिक्स सी में जो फॉर्मेट 15 में बताया गया है वो उस फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। तो ये आपके पास ऑर्डर 9A था और इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डिस्कस हुई।